आज हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 को सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स जो कि आपके एग्जाम्पल नंबर थे 9, 10 और 11, ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको करके दिखाए और आपने उनके कैलकुलेशंस भी कर लिए हैं। तो चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 पर हम लोग, जिसका पहला क्वेश्चन आप देखें गौर से। लिखा है उदाहरण 9 पर ध्यान कीजिए। मतलब आप एग्जाम्पल 9 लगा के आए हैं, उसको आपको ध्यान देना है। आहार में विटामिन ए की मात्रा का अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक भोज्य के कितने पैकेटों का उपयोग होना चाहिए। आहार में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा क्या है, यह भी आपको पता लगाना है। तो बेटा उसका उद्देश्य फलन देखो, एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व किया आपने, तो उसका जो उद्देश्य फलन है वो, उसके जो व्यवरोध हैं वो सारे के सारे आपस में कैसे होंगे, सेम यूज होंगे, सेम कोणीय बिंदु, सेम आपका वो ग्राफ बनेगा, सब कुछ वही रहेगा। बस आपको करना ये है कि आपने जहां पर ये लिखा होगा कोणीय बिंदु बनाए होंगे और उद्देश्य फलन के मान निकाले होंगे, वहां से अधिकतम वाली वैल्यू आपको देख लेनी है। बस समझ आया? क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कराया था उन्होंने, न्यूनतमीकरण, और यहां पर उसी चीज का क्या करवा रहे हैं, अधिकतमीकरण। तो आप देख लीजिए उस टेबल में जो कोणीय बिंदु और z वाली टेबल बनी होगी, उसमें से z का अधिकतम मान कितना आया था बताओ, 285, 85, हाँ 285। तो ये जो 285 वैल्यू आई है, ये x और y की कितनी वैल्यूज के लिए आई थी, x का मान 40 और y का मान 15। तो हो गया क्लियर सब तो, कि भोज्य जो उसमें पहला वाला भोज्य था, P भोज्य था, उसको हमको कितने किलो लेना चाहिए, कितने मात्रक, 40 मात्रक, और भोज्य Q को कितना लेना चाहिए, 15 मात्रक। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके भोज्य के मिश्रण में क्या होगा कि विटामिन ए की मात्रा अधिकतम होगी, और विटामिन ए की मात्रा कितनी अधिकतम हो जाएगी, 285। ये हमारा जवाब हो जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग से कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिए। एक किसान 2 प्रकार के चारे P और Q को मिलाता है, उसका मिश्रण बनाता है। एक किसान है, वो 2 प्रकार के चारे को मिलाकर अपने एनिमल्स को खिलाता होगा, ठीक है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। आगे लिखा है P प्रकार के चारे जिसका मूल्य ₹250 प्रति थैला है। मतलब जो एक चारा P प्रकार का है, दूसरा चारा Q टाइप का है। जो P टाइप वाला चारा है वो उसका एक थैला कितने का मिलता है, 250 रुपए का थैला, जो कि पोषक तत्व A के 3 मात्रक है, उसमें पोषक तत्व B के 2.5 मात्रक और तत्व C के 2 मात्रक उस एक थैले में आते हैं। जबकि जो Q टाइप वाला चारा है उसका मूल्य एक थैले का 200 रुपए पड़ता है। पोषक तत्व A के 1.5 मात्रक, तत्व B का 11.25 मात्रक और तत्व C के 3 मात्रक उसमें होते हैं, उस बोरे में, यानी कि उस थैले में। पोषक तत्वों A, B, C की न्यूनतम आवश्यकताएं क्रमशः 18 मात्रक, 45 मात्रक और 24 मात्रक हैं। मतलब जो पोषक तत्व A, B और C हैं, उनकी हमें न्यूनतम कम से कम जो जरूरत है वो 18 A, 45 मात्रक B चाहिए और 24 मात्रक हमको कम से कम C चाहिए। कम से कम इतने चाहिए, अदरवाइज इनसे ज्यादा ही हमको चाहिए। प्रत्येक प्रकार के थैलों की संख्या ज्ञात करिए कि चारे P के हम कितने थैले खरीदें, कितने थैले मिलाएं, और चारे Q के हम कितने थैले मिलाएं, ताकि मिश्रण में प्रत्येक थैले का मूल्य न्यूनतम भी हो, मूल्य न्यूनतम हो, और मिश्रण के प्रत्येक थैले का न्यूनतम मूल्य क्या है ये भी पता लगाइए।
एंड आई थिंक कि क्वेश्चन लगभग आपको समझ आ गया है। क्या है, एक बार समराइज कीजिए। किसान है, वो दो प्रकार के चारे मिलाना चाहता है अपने जानवरों को खिलाने के लिए। एक चारे का नाम है पी और दूसरे चारे का नाम है क्यू। जो चारा पी लाता है उसमें एबीसी 3 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं और चारे क्यू में भी वही 3 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। चारे पी का एक थैला 250 रुपए का मिलता है और चारे क्यू का एक थैला 200 रुपए का मिलता है। आपको मूल्य न्यूनतम भी रहे और सारे पोषक तत्व भी बढ़िया मात्रा में आ जाए जितनी आवश्यकता है। ऐसा करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए बड़ा आसान है। सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं? स्टार्ट कर लेते हैं मानने से। क्या माना किसान को एक्स थैले चारे पी के और वाई थैले चारे पी क्यू के मिलाने चाहिए। माना किसान को एक्स थैले चारे पी के तथा वाई थैले चारे क्यू के मिलाने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इन सब आंकड़ों को जितने भी बुक में क्वेश्चन में दिए हैं एक टेबल में हम उनको फिट कर सकते हैं। आप देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहां पर? चारा। कौन से प्रकार का चारा वो यूज कर रहा है किसान? 2 प्रकार के चारे यूज करता है, पी और क्यू। और एक बॉक्स में यहां पर बना लेता हूं, किसी का भी कोई टोटल मिलेगा वो हम यहां पर नोट कर देंगे। अच्छा, यहां पर क्या लिखेंगे उसके जस्ट बगल में? वेरी गुड, थैलों की संख्या। थैलों की संख्या कि चारे पी के कितने थैले और चारे क्यू के कितने थैले मिलाने चाहिए। तो चारे पी के हमने कितने माने हैं? एक्स थैले और चारे क्यू के वाई थैले। इतना समझ आया? अच्छा, अब उसके बगल में क्या लेना है? पोषक तत्व ए। पोषक तत्व ए और इनका यूनिट क्या दिया है यहां पर? मात्रक प्रति थैला, कि एक थैले में इतने मात्रक। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है? पोषक तत्व बी। पोषक तत्व बी, इसका क्या है? मात्रक प्रति थैला, मतलब एक थैले में कितने मात्रक पोषक तत्व बी है। अगला पोषक तत्व सी। कितने मात्रक प्रति थैला होगा, इसको हम यहां नोट करेंगे। और इसके बाद यहां पर क्या होगा? उसका मूल्य, रुपए प्रति थैला। ठीक है, इतनी चीजें हमारे ग्राफ में ऐसे रहेंगी। अब भरना शुरू करते हैं। चलिए, पी प्रकार के चारे जिसका मूल्य रुपए 250 है। पी प्रकार के चारे का मूल्य कितना है? 250 प्रति थैला। जो कि पोषक तत्व ए के 3 मात्रक। पी में पोषक तत्व ए के कितने मात्रक हैं? 3 मात्रक। तत्व बी के 2.5 मात्रक और तत्व सी के 2 मात्रक रखता है। जबकि क्यू प्रकार का चारा जिसका मूल्य 200 रुपए है प्रति थैला है, पोषक तत्व ए के 1.5, बी के 11.25, सी के 3 मात्रक रखता है। पोषक तत्वों ए, बी और सी की न्यूनतम आवश्यकताएं 18,
ए की न्यूनतम यानी कि क्या होना चाहिए, कम से कम कितनी मात्रा चाहिए, 18। पोषक तत्व बी की कम से कम, सबके लिए बेटा कम से कम ही तो है ना, 45, और इसके लिए कम से कम, इसके लिए कम से कम 24। टेबल तो भर गई हमारी। अब इसकी हेल्प से हम चाहें तो आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाना चाहेंगे, सबसे पहले हम इससे बनाएंगे उद्देश्य फलन। अब आप क्वेश्चन पढ़े, आपने देखा कि मूल्य को हमको न्यूनतम रखना है, इसलिए उद्देश्य फलन भी किसका बनेगा, मूल्य का। कुल कितना मूल्य, कितनी खर्चा आएगा उसका, आप देखें चारे पी का एक थैला 250 रुपए का मिलता है और उस किसान ने कितने थैले खरीदे हैं, एक्स, तो कितने रुपए पड़ेंगे उसको, 250 एक्स। उसके बाद चारे क्यू का एक थैला 200 रुपए का मिलता है और किसान ने कितने लिए हैं, तो कितने रुपए पड़ेंगे उसको, तो कुल मूल्य कितना पड़ेगा, इतना। और इसी को क्योंकि न्यूनतम दिखाना है इसलिए यही हमारा उद्देश्य फलन बन जाएगा, 250x प्लस 200y, ये हमारा उद्देश्य फलन बन गया। और इसको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है हमको। समझ आया बेटा आपको? अच्छा, इसके बाद हम यहां पर करेंगे व्यवरोध। व्यवरोध बनाते हैं। व्यवरोध, पोषक तत्व ए का व्यवरोध। पोषक तत्व ए का व्यवरोध बताइए क्या बने, 3x प्लस 1.5y, 3x प्लस 1.5y इज इक्वल टू 18। ओ इज इक्वल टू नहीं, सॉरी, कम से कम 18 है तो फिर निशान कौन सा लगेगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और अधिक से अधिक होता तो लेस देन और इक्वल टू का। हाँ, इसको हम चाहें तो थोड़ा इजी बना सकते हैं। आप 1.5 से सबको डिवाइड कर दो। देखो, अगर आप 1.5 से इसको डिवाइड करोगे तो 2x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ठीक है, ये 1.5 है, 1.5 का भाग 3 में दोगे, 1.5 दूना 3, 2 बार चला गया, और 1.5 का भाग 18 में दोगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 का 1.5 गुना करोगे 18 आता है, 12 1.5 18। पोषक तत्व बी का, पोषक तत्व बी का व्यवरोध क्या होगा बेटा, बोलो। पोषक तत्व बी का व्यवरोध 2.5x प्लस 11.25y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। इसको भी कुछ इजी बनाया जा सकता है क्या, कैसे इजी बना सकते हैं भाई, 0.5 से डिवाइड करें, लेकिन एक काम करो, पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 250x, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1125y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4500। अब इसको इजी बनाओ। अब क्या, कैसे इजी बना सकते हो, 25 से डिवाइड हो जाएगा सब पूरा, 25 से इसमें तो चला जाएगा, इसमें जाएगा 25 चौके 125 पंचे 125, इसमें चला जाएगा, तो 25 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 10x, 10 बार जाएगा ना, इसमें 25 चौके 100, फिर 25 पंचे 125 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एकम 25, 20 बचे, 25 अट्ठे 200, 180। और हम चाहें तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं,
5 से डिवाइड कर दो आप, तो 2x प्लस 9y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36। तो अगर आपको पोषक तत्व बी का व्यवरोध इस्तेमाल करना हो तो आप ये वाला यूज करिएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं पोषक तत्व सी का व्यवरोध। पोषक तत्व सी का व्यवरोध, देखिए पोषक तत्व सी का व्यवरोध क्या बनेगा, 2x प्लस 3y, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24। कैंसिलेशन तो यहां हो नहीं पाएगा, ऐसे ही रहने दो। दो और कौन से व्यवरोध बन जाएंगे, ऋणेतर व्यवरोध। ऋणेतर व्यवरोध, ऋणेतर व्यवरोध क्या होंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दो ऋणेतर व्यवरोध बन जाएंगे। अब उद्देश्य फलन आपके सामने है, व्यवरोध आपके पास कितने हैं, 3। पहला व्यवरोध, दूसरा व्यवरोध, तीसरा, और वो दो तो कंपल्सरीली सारे क्वेश्चंस में ही रहते हैं, ठीक है। तो अब आपकी ड्यूटी है आप इन्हें सॉल्व करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे हमको, ठीक है। नोट करिए जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी बुक्स में भी देखिए। एक आहारविद, आहारविद मीन्स डाइटिशियन है कोई, दो प्रकार के भोज्यों x और y को इस प्रकार मिलाना चाहता है। x और y दो भोज्य हैं, इस तरह से मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 10 मात्रक, विटामिन बी की कम से कम 12 मात्रक और विटामिन सी की 8 मात्रक हो। 1 किलो भोज्यों में विटामिनों की मात्रा निम्नलिखित सारणी में दी गई है। जो भोज्य x है उसके 1 किलोग्राम में विटामिन ए कितना है, 1 मात्रक, विटामिन बी 2 मात्रक, विटामिन सी 3 मात्रक, और भोज्य y के 1 किलो में विटामिन ए कितनी मात्रा है, 2 मात्रक, विटामिन बी 2 मात्रक, विटामिन सी 1 मात्रक। आगे लिखा है भोज्य x के 1 किलोग्राम का मूल्य 16 रुपए है। भोज्य जो x है उसका 1 किलो 16 रुपए में पड़ता है, और भोज्य y का 1 किलो कितने रुपए में मिलता है, 20 रुपए में। वांछित आहार के लिए मिश्रण का न्यूनतम मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन लगभग समझ आ गया आपको। अच्छा, अब सबसे पहले मैं यहां पर क्या करना चाहूंगा, कैसे लिखा जाए कि माना भोज्य x, माना x किलो भोज्य x के और y किलोग्राम भोज्य y के मिलाने चाहिए, ऐसे ही तो है। x की जगह और कुछ ले लिया जाए, a भी ले लो, ठीक है। लेकिन आपको, क्योंकि आप पूरे सवाल a b से x y से करें तो आपको कंफ्यूजन में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, a और b कर लें। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 3rd नंबर। माना भोज्य x के 1 किलोग्राम तथा भोज्य y के 20 किलोग्राम को आपस में मिलाना चाहिए, आपस में मिलाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या बना लेते हैं, इसके लिए एक टेबल तैयार कर लीजिए। टेबल से हमको ये सब कुछ करना बेहद इजी बन जाता है। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, भोज्य लिख देते हैं। भोज्य कौन से हैं, दो x और y, दो ही भोज्य तो हैं बेटा। एक लास्ट बना देंगे, अगर कहीं कुछ टोटल में आएगा
तो उसको यहां नोट करेंगे। इसके जस्ट साइड में हम मात्रा लिखेंगे और वो मात्रा काहे में होगी? केजी में, किलोग्राम में। हमने क्या माना है? भोज्य एक्स के कितने किलो लेने हैं? ए। भोज्य वाई के बी किलोग्राम हमको लेने। ठीक है। अच्छा, अब 3 पोषक तत्व तो इसमें लिए जा रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहां पर हम लिखेंगे विटामिन ए प्रति किलोग्राम है। विटामिन ए की मात्रा, इसमें यूनिट यूज हो रहा है मात्रक, और 1 किलो के लिए। ऐसे ही विटामिन बी की मात्रा, जिसमें मात्रक प्रति किलोग्राम। विटामिन सी की मात्रा, मात्रक प्रति किलोग्राम। और उसके बाद मूल्य दिया गया है उसका, मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है। अब टेबल भरना स्टार्ट करिए भाई। सबसे पहले उन्होंने बोला मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 10 मात्रक चाहिए हमें। मिश्रण तैयार हो उसमें विटामिन ए की मात्रा हमें कितनी चाहिए? कम से कम 10 मात्रक। तो ये टोटल में आएगा कम से कम 10 मात्रक। विटामिन बी की कम से कम 12 मात्रक, और विटामिन सी की 8 मात्रक। तो इसमें भी कम से कम ही होना चाहिए, क्योंकि उसने लिखा नहीं है भाई। कम से कम 8 मात्रक। आगे बढ़े तो पता चला 1 किलो भोज्यों में विटामिनों की मात्रा निम्न सारणी में दी गई है। जैसे भोज्य एक्स के 1 किलो में विटामिन ए है 1 मात्रक, विटामिन बी है 2 मात्रक, और विटामिन सी है 3 मात्रक। भोज्य वाई के 1 किलो में विटामिन ए है 2 मात्रक, 2 मात्रक, 1 मात्रक। भोज्य एक्स के 1 किलोग्राम का मूल्य ₹16 है, 1 किलो का मूल्य ₹16 है, और वाई के 1 किलो का मूल्य ₹20 है। तो वांछित आहार के लिए मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करिए। कि क्या चीज न्यूनतम ज्ञात करनी है आपको? मूल्य। तो मूल्य ही क्या बन जाएगा? उद्देश्य फलन। तो यहां हम रखेंगे उद्देश्य फलन। उसके लिए हम क्या निकालेंगे? कुल मूल्य निकालेंगे। आप बताएं, भोज्य एक्स का 1 किलो कितने रुपए का मिलता है? 16 रुपए का। आपने कितना लिया है? 1 किलोग्राम। तो कितने का पड़ेगा? 16A। ऐसे ही भोज्य बी कितने का मिलेगा? 20B। और क्योंकि इसी को न्यूनतम दिखाना है तो हमने कर दिया 16A + 20B। यही हमारा उद्देश्य फलन बना। और मूल्य को हमें कैसा दिखाना है बेटा? मिनिमाइज करना है। समझ आया आपको? अच्छा, इसके बाद व्यवरोधों पर आ जाइए। व्यवरोध तैयार करते हैं। विटामिन ए का व्यवरोध, विटामिन ए का व्यवरोध बोलो क्या बनेगा? अब आप समझने लगे हो। तो a + 2b कम से कम है तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। फर्स्ट कॉन्स्टेंट ये आ गया। विटामिन बी का व्यवरोध क्या बनेगा? 2a + 2b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो a + b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। विटामिन सी का व्यवरोध 3a + b
3a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ये 3 व्यवरोध बने। इसके बाद इसमें एक और बनेगा ऋणेतर व्यवरोध। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस बार आपको करना ये रहेगा, x अक्ष की तरफ क्या मानेंगे a और y अक्ष की तरफ किसको मानेंगे b को। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे आप सभी। ठीक है, नोट करें प्लीज जल्दी से इसे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुने भाई। एक निर्माता 2 प्रकार के खिलौने ए और बी बनाता है। मतलब उसकी फैक्ट्री में 2 प्रकार के खिलौने का निर्माण होता है, एक खिलौना ए और दूसरा बी। इस उद्देश्य के लिए निर्माण में 3 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये खिलौने बनाने के लिए हमें कितने मशीनों की जरूरत पड़ती है? 3 मशीनों की हमको जरूरत पड़ती है। और प्रत्येक प्रकार के खिलौने के निर्माण के लिए लगा समय मिनटों में। आपको नीचे एक टेबल बना के उन्होंने दिया हुआ है। जैसे मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से समझने की कोशिश करें। खिलौने के प्रकार, जो खिलौना ए है उसे मशीन 1 पर 12 मिनट लगते हैं बनाने में। मतलब मशीन ए में 12 मिनट, मशीन 2 में 18 मिनट और मशीन 3 में 6 मिनट लगेंगे और खिलौना ए बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो खिलौना बी है उसका जब बनता है वो, तो मशीन ए पर 6 मिनट लगते हैं, मशीन 2 में उसको 0 मिनट लगते हैं। मतलब मशीन 2 की आवश्यकता नहीं पड़ती उसके लिए, और मशीन 3 में 9 मिनट खर्च होते हैं उस पर। ठीक, ये उन्होंने दिया। आगे लिखा प्रत्येक मशीन ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे प्रतिदिन के लिए उपलब्ध है। आपको जो मशीनें चलाने को मिलेंगी वो 6 घंटे ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी चलाने को, उससे ज्यादा आप नहीं चला पाएंगे मशीनें। यदि ए प्रकार के खिलौने की बिक्री पर रुपए 7.50 का लाभ होता है और बी प्रकार का जब एक खिलौना बिकता है तो 5 रुपए का लाभ होता है। दर्शाइए कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने निर्मित होने चाहिए। आज इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है बेटा आपको। अभी तक हमको ये बातें पता लगानी रहती थी, अब ये प्रूफ करना है कि लाभ अधिकतम कमाने के लिए ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने निर्मित होने चाहिए। तो अगर सिद्ध करना है तो हम स्टार्ट करते हैं फिर करना इसको। ठीक है, यहां पर कैसे शुरुआत करेंगे? 4th नंबर क्वेश्चन है ना बेटा ये। ओके, क्या लिखना है भैया मुझे बताओ। माना ए प्रकार के खिलौनों की संख्या x। माना ए प्रकार के खिलौनों की संख्या x तथा बी प्रकार के खिलौनों की संख्या y निर्मित होना चाहिए। निर्मित होने चाहिए। ठीक है, ए प्रकार के खिलौनों की संख्या x और बी प्रकार के खिलौनों की संख्या y निर्मित होने चाहिए, ये हमने मान लिया। अब इसको एक टेबल में हम फिल करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे खिलौना। 2 प्रकार के खिलौना है ए और बी। खिलौने ए की जानकारी उसके सामने, बी की जानकारी उसके सामने भरी जाएगी। और यहां पर कहीं से भी कुछ टोटल मिलता है तो हम इसके सामने नोट कर देंगे उसे। इसके जस्ट साइड में हम क्या नोट करेंगे? संख्या। खिलौने ए की संख्या x और बी की संख्या हमने कितनी मानी है? y का निर्माण होना चाहिए। इन सब कामों में हमें 3 प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है।
मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। मशीन ए पर लगा समय, यानी कि मशीन 1 पर लगा समय, तो मशीन 1 पर लगा समय कितना होगा? इसको हम कैसे लिखेंगे? काहे में दिया है ये? मिनट। इतने मिनट और प्रति खिलौना, हम चाहें तो नग लिख सकते हैं। नग का मतलब एक वस्तु से मतलब हमारा है। अच्छा, इसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे? मशीन 2 पर लगा समय, इसको हम कैसे लिखेंगे? मिनट प्रति नग। नग से मतलब समझ रहे हैं ना, एक खिलौने का मतलब है प्रति खिलौना। इसके बाद मशीन 3 पर लगा समय, और ये भी मिनटों में दिया गया है, इतने मिनट एक खिलौने के लिए। और उसके बाद यहां पर क्या बना दिया है उन्होंने? लाभ। लाभ है रुपए प्रति खिलौना, एक खिलौने में मिलने वाला लाभ। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम इस टेबल को भरना स्टार्ट करते हैं। टेबल को भरने के लिए मैं फिर से एक क्वेश्चन पढ़ता हूं। सबसे पहले मशीनों के बारे में ही दिया है। तो खिलौना ए बनने में पहली मशीन पर 12 मिनट, दूसरी मशीन पर 18 मिनट, तीसरी मशीन पर 6 मिनट। बी खिलौना बनता है तो पहली मशीन पर 6 मिनट, दूसरी मशीन पर 0 मिनट्स, तीसरी मशीन पर 9 मिनट। अब और आगे चलते हैं। प्रत्येक मशीन ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे प्रतिदिन के लिए उपलब्ध है। तीनों मशीनें 6 घंटे के लिए उपलब्ध है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम 6 घंटे दिया है और यहां सबका एम है ये, तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लो। 60 से मल्टीप्लाई करोगे 360 बन जाएगा। और कम से अधिकतम दिया है, अधिकतम 360, अधिकतम 360, अधिकतम 360। लाभ का क्या होगा? खिलौने एक खिलौने पर 7.5 रुपए का लाभ है, 7.50। खिलौने बी के एक खिलौने पर 5 रुपए का प्रॉफिट है। बस आई होप कि भर गई पूरी टेबल। हाँ, वो जो ए प्रकार के 15 और बी प्रकार के 30 खिलौने बनने चाहिए, वो हमारा आंसर आएगा और सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य फलन सबसे पहले। उद्देश्य फलन, लाभ को कैसा करना है? अधिकतम। ऑब्वियसली लाभ होगा तो अधिकतम ही करना होगा, और लागत को हम हमेशा कैसा करना चाहते हैं? न्यूनतम। तो अगर लाभ को अधिकतम करना है तो उसी का बनेगा उद्देश्य फलन। टोटल लाभ होगा कितना पहले बताएं? हाँ, जो ए प्रकार का खिलौना, उसके एक खिलौने पर 7.5 का लाभ होता है। तो इसके कितने खिलौने हमने बनाए हैं? एक्स खिलौने, तो टोटल कितना लाभ होगा? 7.50x प्लस 5y, और इसको अधिकतम दिखाना है, इसलिए यही हमारा उद्देश्य फलन बन जाएगा। इसको हमको क्या करना है बेटा? मैक्सिमाइज करना है इसको हमें। क्लियर? अच्छा, इसके बाद व्यवरोध बनाते हैं। व्यवरोध, सबसे पहले मशीन ए पर लगे समय का व्यवरोध। मशीन 1 पर लगे समय का व्यवरोध बनाइए। क्या बनना है? 12x प्लस 6y इज लेस देन और इक्वल टू 360। अधिकतम है ना, ज्यादा से ज्यादा 360, यानी कि उससे कम ही चाहिए फिर तो हमें। आप इसको छोटा कर सकते हो, 6 से डिवाइड कर दो, तो 2x
प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 60। मशीन 1 के व्यवरोध के लिए उसे इस्तेमाल करिए आप। इसी तरह से मशीन 2 पर लगे समय का व्यवरोध, इसको कैसे करोगे आप? 18x प्लस 0y इज लेस देन और इक्वल टू 360। 18x प्लस 0y इज लेस देन और इक्वल टू 360। ये तो बेकार हो गया। 18x इज लेस देन 360, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 20। समझ आया आपको? अच्छा, इसके बाद मशीन 3 पर लगे समय का व्यवरोध, यह आएगा 6x प्लस 9y इज लेस देन और इक्वल टू 360। 3 से डिवाइड हो सकता है ये पूरा, तो क्या बनेगा? ये दूसरा व्यवरोध है, ये 3 2 जार 6x प्लस 3 3 जार 9 इज लेस देन और इक्वल टू 120। ये थर्ड कॉन्स्ट्रेंट तैयार हो गया। तीनों व्यवरोध बन गए। अब इसके बाद ऋणेतर व्यवरोध, ऋणेतर व्यवरोध x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरह से 4 नंबर के लिए भी सारा कुछ आ गया। हाँ, आप जब इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके फाइनल जो आंसर आपका आएगा उसमें x की वैल्यू 15 आएगी और y की वैल्यू 30 आनी चाहिए। अगर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब कहीं आपने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, आप फिर चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो 15 और 30 का यूज नहीं करना, आपको निकालना है आंसर। आंसर 15 और 30 आएंगे उसके। नोट करिए जल्दी से इसे। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिखा हुआ है, एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। मतलब 200 से ज्यादा यात्रियों को वो यात्रा नहीं करा सकता। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर रुपए 1000 और सस्ते श्रेणी के टिकट पर रुपए 600 का लाभ कमाया जा सकता है। मतलब अगर प्रथम श्रेणी का टिकट बिकेगा 1 तो उस पर 1000 रुपए का लाभ होगा। अगर सस्ते श्रेणी का 1 टिकट बिकेगा तो उस पर 600 रुपए का लाभ होगा। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है। कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए वो आरक्षित करेगी। तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ते श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। मतलब प्रथम श्रेणी की तुलना में 4 गुने ज्यादा यात्री जो होंगे वो सस्ते श्रेणी वाले टिकट से जाना पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो। अधिकतम लाभ कितना होगा इसको भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? उन्होंने पूछा प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं, तो मान लेते हैं प्रथम श्रेणी के x टिकट और सस्ते श्रेणी के y टिकट बेचे जाएं। तो यहां पर लिखेंगे माना प्रथम श्रेणी के x टिकट तथा सस्ते श्रेणी के y टिकट बेचे जाएं। बात समझ में आई? हमने ये मान लिया। इस क्वेश्चन में हम टेबल बनाए बगैर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करना चाहेंगे। सस्ते श्रेणी के कितने टिकट बेचे गए x और नहीं, सस्ते श्रेणी के y टिकट बेचे गए हैं और प्रथम श्रेणी के x टिकट बेचे गए हैं। अब उन्होंने देखो सबसे पहले क्या बोला, व्यवरोध और उद्देश्य फलन
दोनों हमें यहां पर बनाने हैं। उद्देश्य फलन और यहां पर हम क्या बना देंगे, व्यवरोध। तो क्वेश्चन में जो हमको मिलता जाएगा उसको हम बनाते चले जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने दिया एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। अब आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा वो 200 लोगों को यात्रा करा सकता है, यानी कि 200 से ज्यादा नहीं कराएगा। तो अब आप मुझे खुद बता सकते हैं कि आदमी कितने आएंगे यात्रा करने के लिए, जितने आप टिकट बेचेंगे। जितने टिकट बिकेंगे उतने ही तो लोग आएंगे यात्रा के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 200 लोग यात्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 200 टिकट बेचे जाने चाहिए। फिर तो 200 से ज्यादा टिकटें बेची नहीं जानी चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये व्यवरोध देगा हमको। हमने प्रथम श्रेणी के X टिकट बेचे हैं और सस्ते श्रेणी के Y, तो कुल कितने टिकट बिके, X प्लस Y। बड़ा सिंपल है ना भाई, प्रथम श्रेणी के कितने टिकट बेचे गए हैं और सस्ते श्रेणी के, तो कुल कितने टिकट बिके। और ये वाले टिकट 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें 200 लोगों से ज्यादा नहीं बुलाने हैं। तो X प्लस Y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200। दोनों प्रकार की टिकटों का जो जोड़ आना चाहिए वो 200 या उससे कम ही होना चाहिए। इससे ज्यादा लोगों के अलाउ नहीं करेंगे यात्रा के लिए। आगे लिखा है प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1000 रुपए और सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 का लाभ कमा सकते हैं। और लास्ट में लाभ को अधिकतमीकरण करना है, इसलिए लाभ का ही क्या बन जाएगा, उद्देश्य फलन। बताइए लाभ कितना होगा, प्रथम श्रेणी के एक टिकट पर 1000 का लाभ। तो प्रथम श्रेणी के कितने टिकट बेचे गए हैं, 1000x। सस्ते श्रेणी के एक टिकट पर 600 रुपए का लाभ है, तो Y टिकट बेचे गए हैं 600Y। और क्योंकि इसी का हमें अधिकतमीकरण करना है, अधिकतम लाभ, तो हम इसी को उद्देश्य फलन मान लेते हैं। 1000x प्लस 600y, ये हमारा उद्देश्य फलन बनेगा। और हमें इसको क्या करना है बेटा, हमें इससे मैक्सिमाइज करना है, अधिकतम दिखाना है इसकी वैल्यू। और आगे चलिए, एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है। कम से कम 20 सीटें, यानी कि 20 से कम सीटें प्रथम श्रेणी के लिए वो नहीं बनाएगी, 20 से ज्यादा बना सकती है। तो प्रथम श्रेणी के कितने टिकट हैं, अब कम से कम है तो इसमें इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 लगाना पड़ेगा हमको। आप सोचो उन्होंने क्या बोला है, एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है, यानी कि जब प्रथम श्रेणी के टिकट बेचे जाएंगे तो कम से कम 20 टिकट तो बेचे ही जाएंगे। वो प्रथम श्रेणी के जो टिकट बेचे जाएंगे कम से कम 20 टिकट, यानी कि 20 या 20 से ज्यादा बेच सकते हैं, उससे कम नहीं बेचेंगे। तो प्रथम श्रेणी के जो टिकट बिकेंगे वो कम से कम 20 टिकट तो बिकेंगे ही, इसलिए x शुड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। एक ये व्यवरोध हमको मिला। तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करना पसंद करते हैं। सस्ती श्रेणी के टिकट यानी कि Y यात्री, भाई अगर सस्ती श्रेणी के Y टिकट बेचोगे तो Y यात्री ही आएंगे। तो जो सस्ती श्रेणी वाले यात्री हैं वो प्रथम श्रेणी के अपेक्षा 4 गुने यात्री वरीयता देते हैं सस्ते श्रेणी से जाने के लिए। और अब यहां क्या लगेगा, कम से कम दिया है तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप देखो, पढ़ो फिर से, हम पढ़ते हैं, आप सुनिए। तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने, तो अगर प्रथम श्रेणी के x है तो उसका 4 गुना कितना हुआ, 4x। और कम से कम लगा है तो क्या लगाना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। कौन सी श्रेणी से जाना पसंद करते हैं, सस्ती श्रेणी से जाना पसंद करते हैं। तो y शुड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x। ठीक है, एक ये व्यवरोध तैयार हो गया। ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो।
और अधिकतम लाभ भी पता लगाना है। ये 3 तो बन गए, समझ में आया। इसके बाद ऋणेतर व्यवरोध भी तो 2 बनेंगे। ऋणेतर व्यवरोध क्या बनेंगे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये मुझे बताइए कि क्या ये बातें आपको समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आया? ये हमने कैसे बनाया? ये दो मिला के, कि दोनों मिला के 200 से ज्यादा टिकट बेचे नहीं जाएंगे, क्योंकि 200 से ज्यादा लोगों को हमको ट्रैवल ही नहीं करवाना ना। दूसरा, सस्ते जो प्रथम श्रेणी का टिकट है, उन्होंने बोला कम से कम 20 लोगों के लिए ये टिकट रिजर्व रखा जाता है, कम से कम 20, यानी कि 20 से कम नहीं, उससे ज्यादा तो हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया। और अगला उन्होंने बोला कि तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री। प्रथम श्रेणी में कितने यात्री यात्रा करते हैं? x, तो इनके अपेक्षा 4 गुने यात्री, तो x का 4 गुना कर दिया, 4x। कहां पर यात्रा करना पसंद करते हैं? सस्ते श्रेणी से, और उसमें भी कम से कम लिखा था इन्होंने, तो इस ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है कि 4x या उससे ज्यादा यात्री सस्ते श्रेणी से जाना पसंद करते हैं। ऋणेतर व्यवरोध ये आपके बन गए। अब आपको फिर से उद्देश्य फलन मालूम है, आपको व्यवरोध मालूम है, क्या आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, इसकी जब लाइन बनेगी तो कैसे बनाओगे इसको? x इज इक्वल टू एच टाइप की बनेगी, y अक्ष के समांतर। इसकी जब लाइन बनेगी तो y इज इक्वल टू mx टाइप की बनेगी, और ये लाइन मूल बिंदु से होकर जाने वाली होगी। समझ आ रहे? और इस आधार पर आप ग्राफ बनाएं, हल क्षेत्र निकालें और कैलकुलेट करके देखें क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आज हमने कहां तक कर लिए क्वेश्चंस? 5 नंबर तक। आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन कल करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।